सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत बांसवाड़ा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इससे पहले हमने बांसवाड़ा जिला लगभग कंप्लीट पढ़ लिया है व्याख्यात्मक। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने इसकी बढ़िया तैयारी की होगी, रिवीजन किया होगा, नोट्स भी बना लिए होंगे। उसी आधार पर आज हम इस तैयारी को परखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ बात करते हैं। सभी साथी जितने भी लाइव हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। सभी साथियों को प्रणाम है। हाड़ौती से प्रणाम, रणथंभौर से प्रणाम, करौली से प्रणाम, बांसवाड़ा से प्रणाम, चित्तौड़ से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। और इसी के साथ आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का, बांसवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है? भाई बांसवाड़ा जिले के शुभंकर की बात करें, मोर भीलवाड़ा का शुभंकर है, भीलवाड़ा। बाघ सवाई माधोपुर का शुभंकर है, सवाई माधोपुर। और यदि बात करें जांगिल की तो जांगिल डूंगरपुर का शुभंकर है। और जल पीपी जो है वो बांसवाड़ा जिले का शुभंकर है। बिल्कुल क्लियर? हाँ जी, सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और आज की क्लास के अंदर पहला प्रश्न हमने देख लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। सेकंड प्रश्न है, बांसवाड़ा में फसल रक्षक देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यहां पर हम बात करें कि कल्लाजी राठौड़ जो है, इनके 100 से अधिक मंदिर हैं, 100 से अधिक मंदिर इनके यहाँ पर जिले में बने हुए हैं। गोपेश्वर जी की यदि हम बात करें, घाटोल में इनका मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। रणछोड़ जी की बात करें, रणछोड़ जी को इस जिले में फसल रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा जी की बात करें, यहाँ पर चतुर्मुखी जो है ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित है। और ये कहाँ पर है? ये मंदिर छींच के अंदर है। इसके अलावा ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो आसोत्रा के अंदर भी है, आसोत्रा। और इसके अलावा पुष्कर के अंदर भी है। तो क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, सभी साथी 3 नंबर आंसर दे रहे हैं। रणछोड़ जी बिल्कुल क्लियर है। A2 राजस्थान कह रहे हैं। सभी साथी क्लास को शेयर करें। बिल्कुल सभी लाडले समझदार हैं। सभी साथी क्लास को शेयर करें। टेक्निकल टीम एक बार लाइव का आंकड़ा दिखाएं, मेरे कितने लाडले लाइव आ चुके हैं। हाँ जी, तो इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा की राज्य की नींव रखने वाले कौन थे? जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, आसोत्रा, पुष्कर, इसके अलावा अन्य वहां पर भी मंदिर है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बांसवाड़ा राज्य की नींव रखी थी किसने? ये बात यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। उदय सिंह जी की बात करें, ये तो वागड़ के शासक थे और 1527 के अंदर खानवा युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए थे। तो 1527 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? जगमाल की यदि हम बात करें तो जगमाल ने बांसवाड़ा राज्य की क्या रखी थी? नींव रखी थी। और यदि हम चंद्रवीर सिंह जी की बात करें तो एकीकरण के समय ये शासक थे, एकीकरण के समय शासक। और इनसे संबंधित वो कोटेशन है कि मैं विलय पत्र पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज जी की यदि बात करें या पृथ्वी सिंह जी की बात करें, इन्होंने डूंगरपुर की स्थापना की थी। मतलब स्वतंत्र डूंगरपुर जो है वो इन्होंने बसाया था 1527 में। तो क्लियर यहां तक? हाँ जी, जगमाल जो है वो 2 नंबर आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानगढ़ धाम मेला जो है वो कब आयोजित होता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र अमावस्या को, वैशाख अमावस्या को या मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। मानगढ़ पहाड़ी धाम की घटना की यदि हम बात करें, घटना तो घटना होती है 17 नवंबर 1913 को। संप सभा की यहाँ पर बैठक चल रही थी। संप सभा की यहाँ पर बैठक चल रही थी। और बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे गोविंद गिरी जी। गोविंद गिरी जो है वो यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। और यहाँ पर जो ये घटना घट गई थी इस दिन जो डेट थी उसी के आधार पर यहाँ पर मेला भरता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आंसर है? 4 नंबर आंसर आ रहा है साथियों का। मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो है उस दिन मानगढ़ धाम में मेला लगता है। बहुत ही भव्य मेला लगता है। नेक्स्ट बात करें, कालिंजरा मंदिर का संबंध जो है वो किस जैन तीर्थंकर से है? भाई हम बात करें कुल जैन में तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24
कुल तीर्थंकर हुए हैं। उसमें यदि हम बात करें कि जो कालिंजरा के जैन मंदिर है, यहाँ पर हिंदू समुदाय से संबंधित भी मंदिर है, जैन समुदाय से संबंधित भी मंदिर है। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ, ऋषभ देव जी, नेमिनाथ जी या महावीर जी, यदि यहाँ पर ऋषभ देव ऑप्शन में नहीं होता और भगवान आदिनाथ होता तो भी बात सही है। एक ही बात है, ऋषभ देव जी कह दो या आदिनाथ कह दो, इनसे संबंधित यहाँ पर ये मंदिर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे, ये ऋषभ देव जी, यही है आदिनाथ जी। ऋषभ देव, आदिनाथ जो है वो एक ही नाम है। ये हिरण या हारण जो नदी है ना, इसके किनारे पड़ता है ये। तो हिरण नदी या हारण नदी, ऋषभ देव जो कालिंद्रा के जैन मंदिर है। नेक्स्ट बात करें, ब्रह्मा जी मंदिर में आदम कद चतुर्मुखी जो विराजमान है वो स्वरूप ब्रह्मा जी का कहां पर है। लगभग ब्रह्मा जी की सभी जगह चतुर्मुखी प्रतिमाएं हैं, लेकिन जो आदम कद है वो कहां पर है, वो छींच बांसवाड़ा में है। यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर ब्रह्मा जी प्लस सावित्री जी, ब्रह्मा जी प्लस सावित्री जी की क्या है, प्रतिमा यहां पर है। एकमात्र विश्व का ऐसा मंदिर जहां पर दोनों प्रतिमाएं साथ में हैं। और यहां पर निर्माण की यदि हम बात करें तो संत खेताराम जी ने इसका निर्माण करवाया था। संत खेताराम जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पुष्कर मंदिर का निर्माण गोकुल चंद जी पारीक ने करवाया था। तो यहाँ पर सभी साथियों को क्लियर है। हाँ जी, छींच जो है यहीं पर ये बना हुआ है जहां पर आदमकद प्रतिमा है। नेक्स्ट, ब्रह्मा जी मंदिर, छींच की मूर्ति जो है उसकी स्थापना करवाने का जो काम है वो किसके द्वारा करवाया गया। यदि हम मंदिर की यदि हम बात करें, मंदिर तो मंदिर लगभग 12वीं सदी का माना जाता है। 12वीं सदी का ये मंदिर माना जाता है। मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया, जीर्णोद्वार या पुनः निर्माण जो है वो किनके द्वारा करवाया जाता है। निर्माण या जो जीर्णोद्वार है वो करवाया जाता है जगमाल के द्वारा। और यहीं पर इन्हीं के द्वारा क्या है, प्रतिमा स्थापित की जाती है, प्रतिमा स्थापित की। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जगमाल सिंह जो है इन्होंने यहां पर ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया तथा यहां पर जो ये प्रतिमा है ये इन्होंने स्थापित की थी। नेक्स्ट बात करें, मंडलेश्वर मंदिर किस शैली के अंदर बना हुआ है। जनरली हम यहाँ पर बात करते हैं मंदिरों की जो शैलियां है वो कौन कौन सी शैली है। तो एक शैली का नाम आता है नागर शैली, दूसरे का नाम आता है बेसर शैली, और तीसरा आता है द्रविड़ शैली। तो जनरली जो उत्तरी भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं, उत्तरी भारत के मंदिर इस शैली के हैं, जबकि मध्य भारत के जो मंदिर हैं, मध्य भारत में अधिकांश जो मंदिर मिलेंगे वो इस शैली के मिलेंगे, जबकि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो इस शैली में मिलेंगे। दक्षिण भारत के मंदिर। अब यहाँ पर ये उत्तरी भारत की शैली है, ये दक्षिण भारत की शैली है। ये दोनों जो है ये क्या है, बेसर शैली, इन दोनों का मिश्रण मानी जाती है। मध्य भारत में, उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा मंदिर नागर शैली के बने हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के बने हैं। इनमें बनावट को लेकर जो अंतर है उसी से इन शैलियों का डिवाइडेशन होता है। बनावट का क्या अंतर है वो हम बात करते हैं। अधिकांश जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनमें आपको इस तरह का मंदिर देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करें तो दक्षिणी भारत के मंदिर जो हैं उनमें अधिकांश में क्या है, गुंबद कम है। और अधिकांश जो मंदिर बने हुए हैं उनका निर्माण कैसे, आपने तिरुपति जी का मंदिर देखा होगा, इस प्रकार के मंदिर है। मतलब ऊपर से क्या है, ये गुंबद नुमा जो है ये एक प्रकार से, इसमें दोनों में अंतर है। और ये मध्य भारत की जो शैली है, मध्य भारत की शैली में दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बेसर शैली दोनों का मिश्रण है। द्रविड़ शैली और नागर शैली स्वतंत्र शैलियां हैं। अब इन्हीं शैलियों के अंदर क्या होता है, एक जैसे
पंचायतन शैली होती है। जैसे ये एक आयत है, इसके बीच में एक मंदिर है, चारों तरफ 4 मंदिर है, बीच में एक मंदिर बना हुआ है। ये जो शैली कहलाती है ये पंच आयतन शैली कहलाती है। इसी में एक शैली होती है सप्तायन शैली, है ना। सप्तायतन शैली का मतलब जिसमें 7 आयतों का क्या होता है, समावेश होता है, और इस शैली के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर ना तो ये नागर शैली में है, देखो इनमें से कोई दोनों ऑप्शन भी नहीं है, इसमें द्रविड़ शैली ऑप्शन भी नहीं है, इसमें नागर शैली भी ऑप्शन में नहीं है। महामारू शैली की बात करें, जैन शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, ये शैलियां समय समय पर इनके नाम बदलते रहे, क्योंकि जिन शासकों ने उनका निर्माण करवाया था उन्हीं के आधार पर कुछ शैलियों का क्या है, प्रचलन चल गया था। बाकी 3 शैलियों के आधार पर मंदिरों के निर्माण होते हैं। और जनरली ये जो सप्तायतन शैली है ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो नागर शैली है उसी का एक प्रकार माना जा सकता है। मूल रूप से ये मंदिर यदि सप्तायतन शैली ना हो तो यहाँ पर महामारू शैली भी सही है, यहाँ पर नागर शैली भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर नाम दे रखा है जिसमें ये निर्मित है। बेसर शैली और द्रविड़ शैली का उत्तरी भारत में स्थित किसी भी मंदिरों से कोई संबंध नहीं मिलेगा। मध्य भारत में जितने भी मंदिर हैं वो बेसर शैली के मिलेंगे, दक्षिणी भारत के जितने भी मंदिर हैं वो इस शैली के मिलेंगे। तो यहां तक कंप्लीट है सभी साथियों को। बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आते थे, सर मंदिरों की शैलियों को समझाइए। ये तीनों शैलियां आपके सामने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बांसवाड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध महादेव जी का मंदिर कौन सा है। अभी हम बात कर रहे थे कि ये मंडलेश्वर महादेव जी जो है ये कहाँ के हैं, ये प्रसिद्ध है। अभी बांसवाड़ा की हम बात कर रहे थे। इसके अलावा मंगलेश्वर महादेव की यदि हम बात करें तो ये मातृकुंडिया के अंदर स्थित मंदिर है। एग्जाम की दृष्टि से यदि हम हरणी महादेव की बात करें तो एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है, राजस्थान पुलिस 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है, हरणी महादेव का मंदिर राजस्थान में कहां पर है। इसी प्रकार से ये केलजर महादेव जो है ये भी पूछा जा सकता है। भाई महादेव जी के जो मंदिर हैं बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर मंगलेश्वर महादेव मातृकुंडिया में है और यही मातृकुंडिया जो है राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। हम सभी को पता है ये राजस्थान का हरिद्वार है, लेकिन कुछ ही साथियों को पता होगा कि यहाँ पर जो मुख्य महादेव जी का मंदिर है उसका नाम क्या है, मंगलेश्वर महादेव। इसके अलावा एक जाडेश्वर महादेव का मंदिर भी प्रसिद्ध है जो प्रॉपर राजसमंद में पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, पांचालों की कुल देवी जो है, पांचाल जाति की कुल देवी जो है वो कौन मानी जाती है। इसी माता की यदि हम बात करें तो मूल नाम क्या है, मूल नाम है त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी माता। स्थानीय नाम जो है वो क्या है, तुरताई माता। स्थानीय नाम जो है वो इनको तुरताई माता के नाम से जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आराध्य देवी मानी जाती है। पांचाल जाति की क्या है, ये कुल देवी मानी जाती है। और यहाँ पर प्रतिमा की यदि हम बात करें तो प्रतिमा कितने भुजाओं वाली है, 18 भुजाओं वाली यहाँ पर प्रतिमा है, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा। तो यहाँ पर प्रतिमा को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जोगणिया माता का मंदिर भिलवाड़ा में है, जबकि चामुंडा माता का मंदिर जो है वो जोधपुर दुर्ग में है, जो 2008 में आई त्रासदी के कारण चर्चा में रहता है। करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है, जबकि करणी माता का एक मंदिर जिसे मनसा माता भी कहा जाता है उदयपुर में है और यहाँ पर रोपवे संचालित है। क्लियर है यहाँ तक सभी साथियों को? हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं, माही बजाज सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, वो बना हुआ है माही नदी पर। और इस यदि बांध की हम बात करें तो राज्य का सबसे लंबा बांध माना जाता है, राज्य का सबसे लंबा बांध, राज्य का सबसे लंबा बांध है। और इस बांध की लंबाई की यदि हम बात करें 3109 मीटर की इसकी लंबाई है, या फिर आप इसे शॉर्ट में कह सकते हो 3.1 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? माही बजाज सागर परियोजना जो है जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नाम माही बजाज सागर पड़ा। गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है यहाँ पर और माही नदी पर ये स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, अब्दुल्ला पीर की मजार किस स्थान से संबंधित है। अब्दुल्ला पीर की मजार की यदि हम बात करें ये किस संप्रदाय से संबंधित है, दाऊदी बोहरा, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित
राजस्थान में दाऊदी बोहरा समुदाय की एक प्रमुख जो जगह है वो अब्दुल्ला पीर की मजार भी मानी जाती है। कहां पर है ये? भगवानपुरा, रामपुरा, गलियाकोट और सहारनपुर। चूंकि यहाँ पर गलियाकोट भी ऑप्शन है, गलियाकोट पहली बात तो डूंगरपुर जिले के अंदर है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में। तो यहाँ पर भगवानपुरा के अंदर ये पीर की मजार है, जबकि गलियाकोट के अंदर यदि हम बात करें तो सैयद फखरुद्दीन की क्या बनी हुई है? दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे ये स्थल माना जाता है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा के शासकों की छत्रिया कहां पर स्थित है? भाई केसर बाग की यदि हम बात करें, क्षार बाग की बात करें, बाई तालाब की बात करें, देवी कुंड सागर की बात करें, सभी साथी कमेंट करेंगे कि यहाँ पर जो शासक हुए हैं उनका शाही स्मारक जो है वो कहां पर स्थापित है। बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, तो क्लियर है यहां तक सभी साथियों को। अब बात करते हैं यहाँ पर ये बाई तालाब जो है, यहाँ पर इस शासकों की छत्रियां बनी हुई है और ये शासक कौन है? बांसवाड़ा के महारावल, बांसवाड़ा के महारावल। तो यहाँ पर बांसवाड़ा के महारावल जो जितने शासक हुए हैं उनकी छत्रियां जो है वो बनी हुई है बाई तालाब के किनारे। नेक्स्ट, कागदी पिकअप बांध का संबंध किस नदी से है? यहाँ पर कागदी पिकअप बांध की हम बात करते हैं तो ये बांध जो है ये एक प्रकार से माही बजाज सागर को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। इससे दो नहरें निकाली गई है, एक का नाम है भीखाबाई सागवाड़ा नहर, भीखाबाई सागवाड़ा नहर, और दूसरा का नाम क्या है? आनंदपुरी नहर, आनंदपुरी नहर। दो नहरें इससे निकाली गई है और ये माही बजाज सागर के बाद बना हुआ दूसरा बड़ा बांध माना जाता है। और कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है। माही नदी पर एक कडाना बांध भी है जो कि गुजरात में बना हुआ है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा के किस शासक ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? भाई अकबर जो है उसने 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया, नागौर दरबार 1570 में नागौर दरबार लगाया और एक नीति का अनुपालन किया था जिसका नाम था सुलह कुल की नीति। तो ये तीन मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक ऐसी नीति थी, इस नीति के तहत जितने भी राजपूताना के शासक थे नागौर दरबार में उनको बुलाया गया कि यहाँ पर आइए और अधीनता स्वीकार कीजिए। और ये नागौर दरबार जो था ये आमेर के शासक भारमल की अगुवाई के अंदर ये आयोजित किया गया था। इसमें लगभग सभी राजपूताना के जो शासक थे उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। एक शासक जो कि सिरोही के थे जिनका नाम था सुल्तान देवड़ा, उन्होंने प्रारंभ में अकबर का विरोध किया था। दूसरे शासक थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन और तीसरे शासक थे माणा उदय सिंह जी जो कि इस नागौर दरबार में भाग लेने के लिए नहीं गए थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। बांसवाड़ा के कौन शासक है जिन्होंने अधीनता स्वीकार की? एक नंबर कमेंट कर रहे हैं साथी, बिल्कुल सही है, प्रताप सिंह जी गोहिल जो है उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, वो इस अधीनता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, 1818 की जो संधि हुई अंग्रेजों के साथ, अभिनव पार्षद संधि जो है अंग्रेजों के साथ, सहायक संधि जो है वो संधि करने वाले बांसवाड़ा के शासक कौन थे? प्रताप सिंह जी जो है ये तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले शासक हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो अकबर की अधीनता जो है वो इन्होंने स्वीकार की थी। इसके अलावा जगमाल जो है ये तो बांसवाड़ा के संस्थापक हैं, बांसवाड़ा के संस्थापक। इसके अलावा यदि हम लक्ष्मण सिंह जी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मण सिंह जी जो है ये 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे। और यदि हम बात करें उम्मेद सिंह जी की तो उन्होंने क्या की थी? अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। तो क्लियर है यहां तक? हाँ जी,
1 नंबर आंसर आ रहा है सभी साथियों का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के महारावल कौन थे? तो अभी हम बात कर रहे थे लक्ष्मण सिंह जी जो हैं वो यहाँ के शासक थे, जो कि कहते हैं कि 1857 की क्रांति के समय साम्राज्य छोड़ करके जंगलों में चले गए थे और वहीं पर इनका अंतकाल हो जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय बांसवाड़ा के जो शासक हैं वो कौन है? इनका एक कोटेशन है वाक्य, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और वाक्य क्या है कि मैं विलय पत्र पर नहीं, मैं विलय पत्र पर नहीं अपितु अपने मृत्यु प्रमाण पर, अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो किन्होंने कहा था? हाँ जी, 1 नंबर इसमें भी आंसर सही है। चंद्रवीर जो थे, महारावल चंद्रवीर सिंह जी, उन्होंने ये कहा था जब उनको एकीकरण के जो विलय पत्र था उस पर जब साइन करने के लिए इनको कहा गया तो इन्होंने कहा कि ये विलय पत्र नहीं है, ये तो मेरा डेथ वारंट है, मतलब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है। मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? सिग्नेचर कर रहा हूं, अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूं। नेक्स्ट, बांसवाड़ा क्षेत्र में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? टिमरू की यदि हम बात करें तो ये क्या है? एक वृक्ष है, इसके जो पत्ते होते हैं उनको क्या कहते हैं? तेंदू। और इनसे क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो तेंदू है, उसका उपयोग किसमें है? बीड़ी उद्योग में इनका उपयोग है, बीड़ी उद्योग में उपयोग। और इसके अलावा यदि वालरा की बात करें तो वालरा क्या है? एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, स्थानांतरित जो कृषि है उसे क्या कहते हैं? उसे वालरा कहते हैं, उसी को ची माता कहते हैं, उसी को दजिया कहते हैं, उसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसके अलावा यदि हलमा की हम बात करें तो बांसवाड़ा क्षेत्र में जो आदिवासी भील है, आदिवासी जो वहां पर निवास करते हैं, उनके सहयोग से यदि कोई सामुदायिक गृह बनता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको हलमा के नाम से जानेंगे। तो यहां तक क्लियर है सभी साथियों को? हाँ जी, यहां पर हलमा इसको कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो यहां पर भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, मग्गाराम वेद, माणिक्यलाल वर्मा, जबकि त्रिलोकचंद जी। तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी व हरिदेव जोशी के द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। 1945 ईस्वी के अंदर ये प्रजामंडल स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? यहाँ पर 17 नवंबर 1919 भी डेट है, 1913 भी है। तो 17 नवंबर 1913 जो है उस समय ये घटना हुई थी। ये घटना क्या थी, कैसे हुई, वो भी सारी जानकारी हमने पिछले प्रश्न में ली थी। संप सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? संप सभा की जो स्थापना है वो पहली बात तो कब होती है? तो यहाँ पर संप सभा की स्थापना 1883 में होती है। इस सभा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, तो इस सभा का उद्देश्य जो था वो था आदिवासी समुदाय में जन जागृति लाना इसका उद्देश्य था। और इसकी स्थापना करने वाले थे गोविंद गिरी जी, जिनका जन्म हुआ था बांसिया ग्राम में। और मानगढ़ धाम पहाड़ी की जो घटना है वो इन्हीं के समय में हुई थी, जब ये वहां पर संप सभा की क्या कर रहे थे? एक बैठक का आयोजन कर रहे थे। मेजर सटन के नेतृत्व में वहां पर अंग्रेजी सेना के द्वारा गोलीबारी की जाती है। ये राजस्थान का जलियांवाला बाग तरह की घटना हो जाती है। तो क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, आदिवासियों में जन जागृति लाने के लिए इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। कब की थी संप सभा की स्थापना? 1883 में की, और ये सिरोही के अंदर स्थापना होती है। संप सभा की स्थापना इन्होंने सिरोही में की। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक जो है वो कौन बनती है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, गायत्री देवी जो है
ये तो लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य। जबकि यहां पर यशोदा देवी जी जो हैं 1953 के उपचुनाव में विधायक बनी, विधायक अर्थात एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है विधायक बनी। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बनने का जो गौरव है वो यशोदा देवी जी को दिया जाता है। वसुंधरा राजे जी की यदि हम बात करें तो 2003 में जब ये झालरा पाटन से बनी विधायक, तब इन्हें राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का इनको सौभाग्य मिला। राजस्थान की प्रथम मंत्री की जब एग्जाम में प्रश्न आ जाए, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, तब यहां पर नाम किसका आएगा, ये साथी आप सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल गायत्री देवी जी जो है राजा मान सिंह जी की पत्नी थी, बिल्कुल राजा मान सिंह की पत्नी, और कहां की राजकुमारी थी, कूच बिहार की राजकुमारी थी। और राजा मान सिंह जी कौन से, सेकंड नंबर वाले राजा मान सिंह जी, जिनको कि राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। तो इनका नाम क्या है, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जो है बाद में मंत्री के बाद में ये गुजरात की राज्यपाल भी रहती है। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनने का गौरव इनको प्राप्त होता है। बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं, हरिदेव जोशी का जन्म कहां पर हुआ था। हरिदेव जी जोशी का जन्म कहां पर हुआ था, खांडू ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ था। बांसिया ग्राम के अंदर तो गोविंद गिरी जी का जन्म हुआ था। गोविंद गिरी का जन्म जो है वो बांसिया ग्राम में हुआ था। और यदि हरिदेव जी जोशी की यदि हम बात करें तो लगातार 10 बार जो है ये, लगातार 10 बार विधायक रहे, लगातार 10 बार विधायक रहने का रिकॉर्ड है। बाद में 3 बार मुख्यमंत्री भी ये रहते हैं। खांडू ग्राम बांसवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। राज्य का सबसे छोटा नगर कौन सा माना जाता है, राज्य का सबसे छोटा नगर, यदि हम शाहपुरा की बात करें तो जब एकीकरण हो रहा था उस समय सबसे छोटी जो रियासत हुआ करती थी वो शाहपुरा रियासत हुआ करती थी। कुशलगढ़ एक ठिकाना हुआ करता था। सिलाना की यदि हम बात करें तो ये तो एक पॉइंट है जहां से हम बात करते हैं कि राजस्थान में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई ना कोई सीमा का यहाँ से क्या होता है, राजस्थान में प्रवेश होता है। वो आप कमेंट करेंगे कौन सी सीमा यहाँ से प्रारंभ होती है। बोरखेड़ा की यदि हम बात करें, देखो यहाँ पर ध्यान रखें, बोरखेड़ा और बोरकुंड, बोरखेड़ा और बोरकुंड दोनों एक जैसे नाम है। ये तो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु, जहां से कि 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है। जबकि बोरखेड़ा जो है यहीं पर माही बजाज सागर बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध जो है वो यहीं पर बना हुआ है। ये राजस्थान का सबसे छोटा नगर माना जाता है। क्लियर है, 4 नंबर आंसर सभी साथी दे रहे हैं। बिल्कुल क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा माना जाता है। तो इसमें अभी हम बात कर रहे थे, बोरकुंड जो है वो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। कटरा की यदि हम बात करें तो ये तो जैसलमेर के अंदर है। सिलाना की यदि हम बात करें, अभी हम बात कर रहे थे सिलाना कहां पर है, और बाकासर की यदि हम बात करें तो ये भी राजस्थान के बिंदु हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है वो माही बजाज सागर है। लंबाई कितनी है, 3109 मीटर जो है वो इसकी लंबाई है। कागदी पिकअप इसी के साथ बना हुआ बांध है, माही नदी पर बना हुआ है। जाखम बांध जो है वो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, और इसकी हाइट कितनी है, 81 मीटर।
चूलिया जलप्रपात की 18 मीटर हाइट है, उसी का उल्टा जो है वो इसका है। जबकि हम बात करते हैं राणा प्रताप सागर जो है ये राज्य में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य में भराव क्षमता की दृष्टि से, राज्य में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध जो है वो ये माना जाता है। कहां पर है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। और यहीं पर जो परमाणु नगरी है, एक प्रकार से हम कहते हैं परमाणु बिजली घर यहाँ पर स्थापित है, इसे राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। क्लियर यहाँ पर? हाँ जी। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। माही कंचन की, इसका संबंध जो है, माही कंचन जो है एक फसल की किस्म है, बांसवाड़ा अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये विकसित की गई है। तो एक और यहाँ पर फसल है माही कंचन और माही धवल। माही कंचन और माही धवल जो है वो एक प्रकार से दो किस्में हैं। और किस फसल की है वो आपको कमेंट करना है। मक्का की है, बाजरा की है, ज्वार की है या चावल की है, और इनको विकसित किसने किया था? बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र ने इनको विकसित किया था। बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र, बांसवाड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र जो है उन्होंने इसको विकसित किया था। बिल्कुल। कौन सी फसल है ये? मक्का की फसल है। सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मक्का की ये फसल है। इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, पहले पूछा जा चुका है। माही कंचन और माही धवल जो है वो किस फसल की क्या है, किसमें है? नेक्स्ट, निम्न में से बांसवाड़ा में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? इसका आपको कमेंट करना है। भील, मीणा, डामोर और सहरिया। कमेंट करें, देखें सभी साथी। हाँ जी। तो मक्का की बात हम उसमें कर चुके हैं। यहाँ पर कौन सी जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा निवास करती है? तो यहाँ पर सहरिया की यदि हम बात करें तो किशनगंज, किशनगंज व शाहाबाद, शाहाबाद जो तहसीलें हैं वो कहाँ पर है? 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पर लगभग 99.9% जो सहरिया है वो यहाँ पर निवास करते हैं। डामोर की यदि हम बात करें तो डूंगरपुर, डूंगरपुर की सिमलवाड़ा तहसील, सिमलवाड़ा तहसील जो है वो स्पेशली यहाँ इसके लिए जानी जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डामोर निवास करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मीणा की। तो मीणा जो जनजाति है वो जयपुर, या फिर हम एक प्रकार से कह सकते हैं जयपुर, दौसा, जो ढूंढाड़ क्षेत्र हुआ करता था, जहां पर पहले कभी मीणाओं का शासन हुआ करता था, वहां पर सबसे ज्यादा मीणा समुदाय निवास करते हैं। बाकी हमारे दक्षिण राजस्थान में उदयपुर भी मीणा निवास करते हैं। भीलों की यदि हम बात करें तो उदयपुर व बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा भील समुदाय यहाँ पर निवास करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के बारे में पूछा गया है, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा भील जनजाति यहाँ पर निवास करती है। बिल्कुल। यहाँ पर भीलों को कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा है, जबकि यहाँ पर बोली जाने वाली जो वागड़ भाषा है, बागड़ी जो भाषा है, उसे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने भीली बोली कहा है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर कौन सा है? राजस्थान में गणेश जी के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं। इसमें यदि हम बात करें आमलिया गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी, बाजना गणेश जी, चुंगी गणेश जी। तो चुंगी गणेश जी जिनको काक गणेश जी भी कहते हैं, काक गणेश जी। बिल्कुल। आप सभी साथियों को अब तक तो याद हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ये जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं, जैसलमेर। और चूंकि काकनी नदी के किनारे हैं, काकनी नदी, इस वजह से इनको काक गणेश कहा जाता है। बाजना गणेश जो है इनके निकट एक झरना चलता रहता है, इस वजह से इनको बाजना गणेश कहते हैं, क्योंकि उस झरने की आवाज आती है। और ये सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। इसके अलावा रणथंभौर गणेश जी, जिनको त्रिनेत्र गणेश जी भी कहते हैं, रणथंभौर,
रणथंभौर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले के अंदर पड़ता है और सबसे ज्यादा विवाह की जो पत्रिकाएं हैं वो इनको भेजने का रिवाज है। आमल्या गणेश जी जो है वो बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध हैं। क्लियर यहां तक सभी साथियों को? हाँ जी, तो आमल्या गणेश जी बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, बांसवाड़ा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो भाई यहां पर बात करें राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर का है। राज्य में सबसे अधिक, राज्य में सर्वाधिक जो है वो डूंगरपुर जिले का है। कितना है? 994, जबकि 980 जो है वो बांसवाड़ा जिले का है। नेक्स्ट बात करते हैं बांसवाड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात कितना है? बांसवाड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात जो है 934 है और राज्य में सर्वाधिक है। राज्य में सर्वाधिक, अब नई जो जनगणना होगी उसमें शायद आंकड़े चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से बांसवाड़ा का उपनाम क्या है? भाई भौगोलिक उपनामों की यदि हम बात करें, बांसवाड़ा जिले का भौगोलिक उपनाम क्या है? इसे जल महलों की नगरी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, या फिर इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। जल महलों की जो नगरी है वो तो डीग को कहा जाता है। डीग कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान का गौरव जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसके अलावा खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यदि वृक्षों में पूछे तो खेजड़ी, और यदि दुर्गों में पूछे, शहर में पूछे तो चित्तौड़ दुर्ग। 100 द्वीपों का जो शहर है वो बांसवाड़ा को कहते हैं, जबकि झीलों की नगरी जो है वो उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी या फिर इसे हम व्हाइट सिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, माही नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहां से होता है? कालिंजरा की पहाड़ियों से, आना सागर झील से, मेहद झील से, या देवगढ़ की पहाड़ियों से। तो यहां पर बात करते हैं मेहद झील है कहां पर? मध्य प्रदेश में है। यहां से इसका उद्गम होता है। खांदू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। खांदू गांव। इसके अलावा इस पर माही बजाज सागर, माही बजाज सागर व कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध इस पर बने हुए हैं। और यदि हम बात करें इसकी लंबाई जो है, लंबाई जो है वो भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो 171 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। तो ये जो है माही नदी से संबंधित, इसे वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, राजस्थान की दक्षिणी गंगा, बहुत सारे उपनामों से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर क्लियर है, मेहद झील यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें, माही नदी का राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से होता है? बिल्कुल यहाँ पर खांदू गांव से इसका प्रवेश होता है। और बोरखेड़ा जो है यहीं पर वो बांध बना हुआ है जिसे हम माही बजाज सागर कहते हैं। नेक्स्ट, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली या 2 बार पार करने वाली जो है वो नदी कौन सी है? तो भाई राजस्थान का मैप बनाते हैं सबसे पहले। तो ये तो बना दिया हमने राजस्थान का मैप। ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़, फिर ऊपर चित्तौड़गढ़, और यहाँ से एक रेखा गुजार देते हैं। और वो रेखा कौन सी है? वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है। जबकि इस नदी की बात करें तो ये भी यहाँ से आ रही है और यूं जा रही है। तो यहाँ पर ये जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अकेली नदी है। इसके अलावा हम बात करते हैं निम्न में से बांसवाड़ा को किस उपनाम से जाना जाता है? एक अन्य और भौगोलिक उपनाम यहाँ पर आ गया है। राजस्थान का अंडमान जो है वो जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहते हैं। गलियों का शहर जो है वो भी जैसलमेर को कहते हैं। आदिवासियों का शहर है, आदिवासियों का शहर कह दो, आदिवासियों का नगर कह दो, आदिवासियों का देश कह दो। ये जो नाम है ये बांसवाड़ा का उपनाम है। जबकि राजस्थान का राजकोट जो है वो किसे कहते हैं? लूण करणसर बीकानेर में है। मूंगफली उत्पादन के कारण, मूंगफली
उत्पादन, गरीब की बादाम जो है वो किसे कहते हैं, मूंगफली को कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो लूणकरणसर में होता है। ये स्थान राजस्थान का राजकोट कहलाता है। नेक्स्ट, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से किसे जाना जाता है। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन भी है आपके लिए, कर्क रेखा, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन इससे गलत हो। अनास नदी की बात करें, माही की ये सहायक है, सोम भी इसकी सहायक है, इसी को इस नाम से जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान की इसे स्वर्ण रेखा कहते हैं। इसे कांठल व वागड़ की गंगा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो यहां पर हम बात करें चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन। माही बेसिन मतलब माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो इसी नाम से यहां पर जाना जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, या प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। अफ नहीं होगा ना, फ होते ही तो अफवाह का मतलब कोई झूठी सूचना जो है उसको फैलाना। जबकि अफवाह तंत्र की यदि बात करें, प्रवाह तंत्र, तो यहां पर हम बात करें माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र जो है वो इस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 56 नदी नालों का समूह है, 56 छोटे मोटे गांवों का समूह है। वो जो है सम्मिलित क्षेत्र जो है वो माही बेसिन के अंतर्गत आता है और ये 56 का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा जिले में यूरेनियम के भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं, ये आप सभी साथी कमेंट करेंगे। जगपुरा भूकिया, दबोचा संजेला, लीलवानी नरडिया या फिर कमलपुरा। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में जो मिले यूरेनियम के भंडार हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं। छप्पन की पहाड़ियां, आदित्य जी कमेंट कर रहे हैं बाड़मेर में है। बिल्कुल क्लियर है, हमने जब थ्योरी क्लास पढ़ी थी तब वहां पर हमने बात कर ली थी। तो क्लियर यहां पर, हाँ जी। बांसवाड़ा जिले में यूरेनियम के भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं, सी ऑप्शन आ रहा है साथियों का। लीलवानी और नरडिया जो क्षेत्र है वो तो मैग्नीज के भंडार प्राप्त हुए हैं, यहां से मैग्नीज के भंडार। जबकि यूरेनियम के भंडार जो है कमलपुरा से प्राप्त हुए हैं। जगपुरा और भूकिया जो है ये किसके भंडार हैं, ये सोने के भंडार हैं। और यहां पर ये नवीन सोने के भंडार हैं, नवीन सोने के भंडार। भाई पहले सोने का उत्खनन जो है वो जगपुरा, आनंदपुरा, भूकिया से हो रहा है। दबोचा संजेला नवीन भंडार प्राप्त हुए हैं। लीलवानी नरडिया जो है मैग्नीज के भंडार, मैग्नीज के भंडार हैं। जबकि कमलपुरा जो है वो यूरेनियम के भंडार हैं। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर, हाँ जी। कमालपुरा, कमलपुरा एक ही बात है। नेक्स्ट, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर जो लंबाई है, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर। 965 या 66 जो है वो चंबल की कुल लंबाई है, चंबल की कुल लंबाई। जबकि 480 किलोमीटर जो है वो बनास की लंबाई मानी जाती है। पूर्णतः भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो चंबल को माना जाता है। पूर्णतः भाव की दृष्टि से ये लंबी नदी है। तो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बात करते हैं, कड़कनाथ योजना का संबंध किससे है। तो हमने इस योजना के संबंध में बात कर ली है। कड़कनाथ योजना का संबंध किससे है, मुर्गी पालन से इसका संबंध है। और बांसवाड़ा जिले के अंदर यदि हम बात करें, बांसवाड़ा, तो सर्वाधिक देसी मुर्गियां यहां पर पाई जाती है। सर्वाधिक देसी मुर्गियां, सर्वाधिक देसी मुर्गियां जो है वो यहां पर पाई जाती है। जबकि अजमेर की यदि हम बात करें, अजमेर, तो फार्मिंग वाली जो मुर्गियां है, फार्मिंग वाली मुर्गियां, जिसे आप पोल्ट्री फार्म भी कहते हो, इसी कारण अजमेर को क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, नॉट डोकरी। तो यहां पर अंडों की टोकरी जो है वो अजमेर को कहा जाता है। तो मुर्गियों से संबंधित कड़कनाथ योजना है।
बांसवाड़ा जिले से प्रारंभ हुई थी। एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो यहाँ पर आदिवासियों का जो दूसरा कुंभ है वो कहाँ पर भरता है? यहाँ पर घोटिया अंबाजी में, मानगढ़ धाम में, त्रिपुरा सुंदरी में या नंदनी माता तीर्थ में। तो यहाँ पर घोटिया अंबा का जो मेला है वो आदिवासियों का दूसरा तीर्थ कहा जाता है, दूसरा कुंभ। जबकि प्रथम यदि हम बात करें, प्रथम जो है वो बेणेश्वर धाम का मेला, बेणेश्वर धाम का मेला जो है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? भंवरलाल जी निगम जो है वो इसके संस्थापक हैं। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का जो भाग है उसमें सीमा निर्धारण के लिए कौन सी नदी मानी जाती है? कौन सी नदी जो है इन दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? माही नदी इन दोनों का सीमा का निर्धारण करती है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो 56 का मैदान कहलाता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ जो है वो कहां से किया गया था? तो 3 जून 2011 को इसका शुभारंभ हुआ था। और ये कहां से हुआ था? बांसवाड़ा से शुभारंभ, बांसवाड़ा से शुभारंभ जो है वो यहां पर होता है। नेक्स्ट, बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। बांसवाड़ा जिले में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? केले का, संतरे का, सीताफल का या अमरूद का? अमरूद की यदि हम बात करें तो सवाई माधोपुर की तरफ इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सीताफल की यदि हम बात करें तो राजसमंद और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र जो है वो इसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जबकि संतरे की यदि हम बात करें तो झालावाड़ क्षेत्र, उसमें भी भवानी मंडी क्षेत्र। जबकि केले का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा वो बांसवाड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट, मक्का अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थापित है? बोखर गांव के अंदर है। बोखर गांव बांसवाड़ा में है। और इनके द्वारा जो किस्में विकसित की गई है, किस्में, वो किस्में कौन कौन सी है? वो है माही कंचन, माही कंचन व माही धवल। माही धवल, आपको तो माही से याद रखना है, माही कंचन और माही धवल। मक्का की 2 किस्में हैं। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में बोखर गांव में है और ये दोनों किस्में एग्जाम में पूछी गई है। आज का लास्ट प्रश्न, तीर कमान कहाँ का प्रसिद्ध है? भाई तीर कमान का जो प्रसिद्ध जगह है वो चंदू जी का गड्ढा है, बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। तीरंदाजी एकेडमी जो है वो भी बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ती है। और यदि हम बात करें कि भील जो है उनका प्रिय हथियार जो है वो तीर कमान माना जाता है। और तीर कमान की यदि हम बात करें, राजस्थान में तीरंदाजी के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो माने जाते हैं कौन? रजत चौहान जो है वो इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी माने जाते हैं। इसी के साथ आज की जो अपनी प्रश्नोत्तरी है वो यहीं पर समाप्त होती है। और कल हम बात करेंगे एक नए जिले की, प्रतापगढ़ जिले की। काफी डिमांड आ रही थी साथियों की कि सर प्रतापगढ़ जिले की कब बात होगी? कल प्रतापगढ़ जिले की बात करने वाले हैं। जितने भी साथी क्लास को लाइव देख रहे हैं, क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको क्लास का शेड्यूल, पीडीएफ और अन्य बहुत सारी जानकारी आपको वहां से मिल सके। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं 8 बजे एक नई क्लास, प्रतापगढ़ जिला दर्शन, जो कि राजस्थान का सबसे नवीन और 33वां जिला है। बहुत सारी इंपोर्टेंट जानकारी एग्जाम दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कल का जिला। इस क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।